कभी कभी इतिहास में ना एक ऐसा पल आता है, एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रह जाती। वो एक एक लकीर खींच देती है। मतलब उस घटना से पहले का समाज और उस घटना के बाद का। सही बात है। ये वो पल होते हैं जब सालों से जो एक बेचैनी होती है ना समाज में, जो कहीं सुलग रही होती है, वो अचानक एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ती है। हाँ, और एक अकेली घटना उस पूरे सामूहिक गुस्से और दर्द का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल। तो आज हम भारत में हुए एक ऐसे ही पल की गहराई में उतरने वाले हैं जो दिसंबर 2012 में दिल्ली में घटा। जी। और हमारी इस चर्चा का आधार है निर्भया, द फियरलेस वंस लेगेसी इन इंडिया। हमारा मकसद सिर्फ उस भयानक रात की कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या हजारों अपराधों के बीच सिर्फ ये एक मामला भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर बातचीत का केंद्र बिंदु क्यों बन गया। मतलब ऐसा क्या था इस केस में जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया? हाँ वही। चलिए इसको परत दर परत समझते हैं। तो चलिए उस रात पर वापस चलते हैं। दिसंबर 2012, दिल्ली। एक युवा महिला एक फिल्म देखकर अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी। और शायद यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है कि ये कितना आम था। हाँ बिल्कुल, एक कितना कितना सामान्य था। ये देश के किसी भी शहर में किसी के भी साथ हो सकता था। दस्तावेज बताता है कि वो एक बस में चढ़े जो घर जाने का एक नॉर्मल जरिया लग रही थी। लेकिन उस बस के अंदर जो हुआ वो सामान्य नहीं था। उन पर पुरुषों के एक समूह ने बहुत ही हिंसक हमला किया, जिसकी क्रूरता ने सबको सन्न कर दिया था। हाँ, दोनों को बहुत गंभीर चोटें आईं और उस युवा महिला की कुछ दिनों बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। उस वक्त अखबारों में अपराध की खबरें भरी रहती थी, आज भी रहती हैं, लेकिन इस खबर ने एक आग सी लगा दी। मुझे आज भी याद है, वो सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो एक एहसास था, एक सदमे का, गुस्से का। ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ हिंसा की बर्बरता इसका कारण थी? देखिए, बर्बरता एक बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन अकेली वजह नहीं थी। यहां मुझे लगता है 3 बातें एक साथ हुईं। अच्छा। पहली, जैसा आपने कहा, घटना की जगह, दिल्ली का दिल, वीवीआईपी इलाके के पास, इसने सुरक्षित जगहों के भ्रम को तोड़ दिया। सही बात है। दूसरी, पीड़िता का प्रोफाइल, एक पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी युवा महिला जो नए भारत का चेहरा थी। लोगों ने उसमें अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी दोस्त को देखा। हाँ, एक कनेक्शन महसूस किया। बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, उस समय का मीडिया और सोशल मीडिया का माहौल। 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों ने इस खबर को लगातार जिंदा रखा। और यहीं से ये मामला एक अपराध की खबर से निकलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। बिल्कुल। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि वो गुस्सा इतना संगठित कैसे हो गया। मतलब उसके पीछे कोई नेता नहीं था, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस शब्द भी बहुत छोटा लगता है। हम इसे समझने के लिए हमें उस समय के भारत को देखना होगा। ये फेसबुक और ट्विटर के शुरुआती दौर की ताकत थी। दस्तावेज में एकजुटता शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एकजुटता, हाँ। वो एकजुटता पहले डिजिटल दुनिया में बनी और फिर असल दुनिया की सड़कों पर उतर आई। लोगों ने मैसेजिंग ऐप से, सोशल मीडिया से एक दूसरे को इंडिया गेट और रायसीना हिल्स पर इकट्ठा होने के लिए कहा। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसे पारंपरिक नेताओं ने नहीं, इसे आम नागरिकों ने, खासकर युवाओं ने चलाया था। तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी और लोगों के गुस्से का एक संगम था। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प बात हुई। उस युवा महिला को एक नाम दिया गया, निर्भया, यानी निडर। हाँ, निडर। ये नाम किसने दिया और ये इतना जरूरी क्यों बन गया? ये नाम मीडिया की देन थी, ताकि पीड़िता की असली पहचान छिपी रहे, जो कानूनी तौर पर जरूरी है। राइट। लेकिन ये सिर्फ एक छद्म नाम से कहीं ज्यादा बन गया। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव था। कैसे? हमारे समाज में अक्सर ऐसे मामलों में इज्जत और शर्म जैसे शब्द पीड़ित के साथ जुड़ दिए जाते हैं। हाँ, दुर्भाग्य से। निर्भया नाम ने इस पूरी सोच को पलट दिया। इसने शर्म को पीड़ित से हटाकर अपराधी पर और उस सिस्टम पर डाल दिया जो ऐसे अपराधों को होने देता है। मतलब ये नाम अपने आप में एक विरोध का प्रतीक बन गया। बिल्कुल। वो अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली हर आवाज का चेहरा बन गई। निर्भया नाम ने एक भयानक त्रासदी को एक उद्देश्य दिया। अच्छा। इसने लोगों को सिर्फ गुस्सा करने के बजाय एक सकारात्मक पहचान के साथ लड़ने की वजह दी। लोग एक पीड़िता के लिए न्याय नहीं मांग रहे थे, वो निर्भया के लिए न्याय मांग रहे थे। बिल्कुल।
और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो लाखों लोग सड़कों पर थे, एक अभूतपूर्व गुस्सा था और निर्भया का नाम एक प्रतीक बन चुका था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा गुस्सा कुछ हफ्तों में ठंडा पड़ जाता है। न्यूज़ साइकिल आगे बढ़ जाती है। हाँ, क्या इस बार कुछ अलग हुआ? क्या इस भावनात्मक उबाल का कोई ठोस नतीजा भी निकला? हाँ, और यही इस मामले की सबसे बड़ी लेगेसी है। दस्तावेज की एक लाइन इसका सार बताती है। इस मामले ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ भावनात्मक बदलाव नहीं था, इसके ठोस कानूनी नतीजे हुए। नजरिया बदलने से क्या मतलब है? इसको थोड़ा और खोलते हैं। क्या बदला? सबसे बड़ा बदलाव बातचीत में आया। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को, जो दबे हुए कोनों में होता था, हाँ, उसे निकालकर देश की सबसे बड़ी बहस बना दिया। इससे पहले ये एक महिलाओं का मुद्दा माना जाता था। अच्छा। इस घटना के बाद ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। बातचीत का केंद्र लड़की रात में बाहर क्यों थी से बदलकर हमारे शहर पुरुषों के लिए इतने सुरक्षित और महिलाओं के लिए इतने असुरक्षित क्यों हैं? एग्जैक्टली। दोष का पड़ला पहली बार सामूहिक रूप से पीड़िता से हटकर अपराधी और समाज की मानसिकता पर आया। लेकिन क्या ये बातचीत सिर्फ ड्राइंग रूम और टीवी स्टूडियो तक ही सीमित रह गई, या इसने सिस्टम पर भी कोई असर डाला? इसने सिस्टम को घुटनों पे ला दिया। लोगों के भारी दबाव के कारण सरकार को जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनानी पड़ी। और उस कमेटी ने सिर्फ 29 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। सिर्फ 29 दिन? हाँ, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो कानूनी बदलाव हुए वो ऐतिहासिक थे। आप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं? जी, उस कानून ने सिर्फ सजा को सख्त नहीं किया, उसने अपराध की परिभाषा को ही बदल दिया। कैसे? पहली बार रेप की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया। उसमें कई तरह के यौन हमलों को शामिल किया गया। और इससे भी जरूरी बात, क्या? एसिड अटैक, स्टॉकिंग यानी पीछा करना, और वॉयरिज्म यानी ताक-झांक करने जैसे अपराधों को पहली बार इंडियन पीनल कोड में साफ तौर पर डिफाइन किया गया। हाँ, डिफाइन किया गया और उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया। यह सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं था, इसने भारत की कानून की किताबों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2012 का वो क्षण एक पहले और बाद की स्थिति को साफ दिखाता है? बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, कानून बदल गए, बातचीत का नजरिया बदल गया, लेकिन आज भी हम महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें रोज पढ़ते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2012 का वो क्षण सिर्फ एक भावनात्मक उभार था जिसका असर अब कम हो गया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कानून बदलना एक बात है और सामाजिक मानसिकता बदलना दूसरी। कानून एक रात में बदल सकता है, मानसिकता बदलने में पीढ़ियां लगती हैं। 2012 के आंदोलन ने कानूनी ढांचा तो बदल दिया, लेकिन सामाजिक बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है। तो अपराध तो अभी भी हो रहे हैं? हाँ, ये सच है कि अपराध अभी भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि अब उन पर चुप्पी नहीं रहती। मतलब अब रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, लोग आवाज उठाने से डरते नहीं हैं। आज अगर कोई नेता या अधिकारी कोई असंवेदनशील बयान देता है तो उसे सोशल मीडिया पर तुरंत जवाबदेही का सामना करना पड़ता है। ये जो जागरूकता और जवाबदेही की संस्कृति पैदा हुई है, ये निर्भया आंदोलन की ही देन है। बिल्कुल। तो असर खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन उस लड़ाई का व्याकरण और उसके हथियार 2012 के बाद हमेशा के लिए बदल गए। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटे तो हमने देखा कि दिसंबर 2012 की एक भयानक घटना सिर्फ एक अपराध नहीं थी। नहीं, वो एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश के गुस्से को आग लगा दी। और इस गुस्से को संगठित करने में नई टेक्नोलॉजी और मीडिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई। और उस आंदोलन के प्रतीक निर्भया ने शर्म और दोष की भाषा को ही पलट दिया। बिल्कुल। और इसका नतीजा सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जस्टिस वर्मा कमेटी और 2013 के ऐतिहासिक कानूनी सुधार थे, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की परिभाषा और सजा को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ। और भले ही सामाजिक बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बना दिया और एक ऐसी जवाबदेही की संस्कृति को जन्म दिया जो पहले मौजूद नहीं थी। बिल्कुल। इस चर्चा का सार यही है कि कैसे एक व्यक्ति की त्रासदी जब सामूहिक चेतना से जुड़ जाती है तो इतिहास की दिशा बदलने की ताकत रखती है। निर्भया का मामला दिखाता है कि जब लोग एकजुट होकर कहते हैं बस अब बहुत हुआ, तो सिस्टम को सुनना ही पड़ता है। और वो नाम, वो प्रतीक उस बदलाव की धुरी बन गया। ये वाकई सोचने वाली बात है।
और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। जी दस्तावेज ने लोगों की एकजुटता पर खास तौर पर प्रकाश डाला। जी तो विचार करने वाला सवाल ये है कि जब कोई एक घटना पूरे देश को इस तरह एक साथ खड़ा कर देती है, तो वो समाज की कौन सी गहरी दरारों या दबी हुई आकांक्षाओं को उजागर करती है। हाँ, और क्या उस एकता को बनाए रखना संभव है जब शुरुआती गुस्सा और मीडिया की सुर्खियां समय के साथ ठंडी पड़ जाती हैं? हाँ, मतलब क्या ऐसे क्षणों से मिली ऊर्जा को एक स्थायी सामाजिक बदलाव में बदला जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है।